हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं रोजलिन जो अपने भाई के रूम के बाहर होती है और वो कुछ बातें सुन लेती है और कहती है कौन जाना पहचाना लग रहा है। और बटलर हमारी रोजलिन को देख के झुकता है और हमारा ब्लेड पीछे की तरफ देखता है और कहता है हाँ रोजलिन। और हमारी प्यारी सी रोजलिन सारी बातें अपने भाई की सुन रही थी, लेकिन वो लेट आई इसलिए वो आखिर की बातें ही सुन पाई। रोजलिन कमरे के अंदर आती है और ब्लेयर उसे देखकर कह रहा होता है रोजलिन क्या तुमने अपना सारा सामान पैक कर लिया? हम ग्रैंड टूर पर मतलब बड़ी ट्रिप पर जाने वाले हैं। अब तो 1 महीने से कम ही समय बचा है। विंडो पर बैठा था तो हमारी रोजलिन को भी कुछ शक हो रहा था। वो भी विंडो के बाहर देखने लगती है, इधर उधर देखकर कहने लगती है पैक करने के लिए है ही क्या, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं। रोजलिन जाकर अपने सोफे पर बैठ जाती है जैसे काफी थकी हुई है और हाथ छोड़ते हुए कहने लगती है हाँ आखिरकार हर जगह बस इंसानों के रहने का एक ही ठिकाना तो है। वैसे कितना अच्छा होता अगर वेनेसा भी हमारे साथ चलती। कि मैंने कह दिया था कि तुम्हारी सारी ट्रिप का एक्सपेंस मैं उठाऊंगी, तभी वो बार बार मना क्यों कर रही है। ये बातें हमारा ब्लेयर काफी गहराई से सुन रहा होता है, जैसे उसके दिमाग में कुछ क्लिक हो रहा हो। रोजलिन आगे कहती है हमारी ट्रिप पर जाने से पहले उसने हमें कुछ समय के लिए यहाँ कैसल में रहने दिया, इसलिए मैं कम से कम उसका ये एहसान रीपे तो करना चाहती। ब्लेयर जो बुक लेकर बैठा था अपनी बहन की तरफ देखता है और कहता है इसमें कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि समरसेंट का जो काउंट है वो अपनी बिजनेस मैरिज में बहुत जल्दबाजी करना चाहता है। सुनकर रोजलिन को आ जाता है गुस्सा और वो चिल्लाकर कहती है फिर भी उसने अभी तक कुछ ही दिन पहले ही तो अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है, इतनी जल्दी शादी की बात का इसमें क्या ही सेंस बनता है। ये सुनकर हमारा ब्लेयर कहने लगता है शायद जल्दी शादी कर लेने से ऐसा के लिए फ्रीडम का एक रास्ता खुल जाएगा। और ब्लेयर तो हमारा बाहर की तरफ देख रहा होता है काफी दुखी होकर और कहने लगता है इसके अलावा आजकल तो शादी के बाद भी लवर रखना एक आम सी बात। ये बात बोलते हुए वो काफी डीपली थॉट कर रहा था जैसे कि वो भी यही चाहता। और ब्लेयर तो बस सोचे जा रहा था, तभी दूसरी ओर से आवाज आती है रोजलाइन की ब्लेयर। और वो उसे समझाते हुए कहने लगती है मैं वेनेसा के साथ हमारे रिश्ते का सचमुच बहुत कद्र करती हूँ, वो दोस्ती जो हमारी इतने लंबे से बनाई हुई है। और यही सुनकर तो ऐसा लगता है कि हमारा ब्लेयर भी कुछ फील करता है और वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा है। और उसकी सिस्टर उसे देखती हुई कहने लगती है इसके अलावा तुम्हें अपनी फियोंसे के बारे में सोचना होगा, क्या ये एंगेजमेंट नहीं है जो तुमने खुद ने तय की थी। ये सुनकर तो हमारा ब्लेयर अपने होठों को चबाने लगता है जैसे उसे थोड़ा गुस्सा आया हो और वो अपना गुस्सा पी जाता है। बाहर विंडो की तरफ देखने लगता है और कहता है हाँ ये बात किसी और से बेहतर मैं जानता हूँ। और वो ये बात काफी अजीब तरह से बोल रहा होता है जैसे उसके माइंड में भी काफी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम वेनेसा को देखते हैं गार्डन के बीचों बीच और वो ब्लैक कोरे के साथ कहती है मैं जानती हूँ ये अच्छे के लिए है। सीन अगेन शिफ्ट होता है कुछ दिनों के बाद और हम अपने गार्डनर को देखते हैं जो हमारा थियो है और वो कटिंग कर रहा है पेड़ों की। और हमारा थियो अकेले कैसे हो सकता है, रिवर भी उसके साथ नीचे बैठकर कटिंग कर रहा होता है। दोनों की नजर सामने की तरफ होती है। रिवर देखकर कहने लगता है हाँ ऐसा लगता है कि आज ये जेंटलमैन आए हैं, ये काउंट रोडन है। ऐसा लगता है कि पिछली बार बैरन हावर्ड के साथ मैरिज की बात नहीं बन पाई थी। और अचानक से वहाँ पर मेड टपक पड़ती है ग्लासों के साथ और कहती है हाँ बैरन हावर्ड तो इससे काफी ज्यादा अच्छा था। अचानक से ऐसे देखकर हमारा रिवर तो डर ही जाता है, चिल्लाकर खड़ा हो जाता है। पर हमारा हीरो नहीं डरता। घबराया हुआ रिवर कहने लगता है उसका क्या मतलब है। और वो मेड देने लगती है उन्हें ड्रिंक और कहती है काम करते हुए इसे पी लो। और वो कहता है थैंक यू। और हमारी मेड तो कांप रही होती है और कहती है क्या तुम जानते हो उस काउंट के बारे में कितनी घटिया अफवाहें फैली हुई हैं। लोग कहते हैं कि उसने कई ज्यादा शादियां की हैं और उसकी जो एक्स वाइफ है वो कहीं पर गायब हो गई है, किसी को नहीं पता। और हमारा थियो तो ध्यान से सुन रहा था और रिवर तो उस मेड को देखते हुए ड्रिंक एंजॉय कर रहा था। और मेड आगे कहती है ये अफवाह चारों तरफ फैली है कि वो अपने मेंशन में हर एक मेड पर हाथ डालता है। क्या लोगों ने ये नहीं कहा था कि हाल ही में वो एक वॉर विडो के साथ उसका एक नाजायज बच्चा भी हुआ है। और हमारी मेड भी दुखी हो जाती है और कहती है हाँ हमारी बेचारी यंग लेडी, वो कितनी ब्यूटीफुल इंसान है। और हम वेनेसा को देखते हैं जो काफी दुखी होकर उस काउंट के साथ बैठी थी और वो 70 साल का बूढ़ा जो काफी खुश था। सामने से वो तीनों उन सभी को देख रहे थे। वो उन्हें देखकर कहने लगता है क्या वो जानबूझकर सबसे घटिया इंसान को चुनने और शादी को आगे बढ़ाने की कोई खास वजह है। और
और क्या उसके अंकल परिवार की बची हुई इज्जत को और ज्यादा मट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बात सुनकर तो रिवर के मुंह से वो ड्रिंक ही निकल जाती है और पास में खड़ी मेड उसे हैरानी से देखती हुई कहती है, मट्टी में मिलाने की? अपनी जबान पर लगाम लगाओ, तुम इतने समय से इंडस्ट्री में थे इसलिए तुम्हें ठीक से पता नहीं होगा, है ना? ओनर हो या इज्जत हो, कुछ भी हो, मास्टर जो भी बिजनेस कर रहे थे वो सारे के सारे डूब रहे थे। इसी वजह से बेचने के लिए बची एक वैल्यूएबल चीज हमारी यंग लेडी है और हमारा थियो तो उन सबको काफी घूर रहा था। मेड आगे कहने लगती है, ये तो काफी दयनीय है। जब पिछले काउंट और उनकी वाइफ जिंदा थे तो उन्होंने शायद इस सिचुएशन की कल्पना भी नहीं की होगी। यहाँ पर वेनेसा के मॉम डैड की बात कर रही है। चेंज होता है और वो 70 साल का काउंट कहने लगता है, ये सोचना भी कि इतनी ब्यूटीफुल यंग लेडी को लगभग 70 से ज्यादा उम्र के बैरन को बेचा जा रहा है, इसके बारे में सोचकर ही मुझे तो डिसी फील होने लगता है। सुनकर उसके अंकल हंसते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ, हम आपके बेहद आभारी हैं कि आपने इतने जल्दी समय में हमसे संपर्क किया काम। और वो 70 साल का बूढ़ा हमारे हीरोइन को बैड इंटेंशन से टच कर देता है और कहने लगता है, हाँ हाँ, इतनी अच्छी शादी का मौका हाथ से खोने ही वाले थे। काउंट अपनी फिंगर हमारी हीरोइन के पैर पे लगाने लगता है और उसके अंकल कहते हैं, हाँ सही कहा। वेनेसा जो सब कुछ महसूस कर रही थी लेकिन एक डमी की तरह वहाँ पर बैठी हुई थी और वो काउंट आगे कहने लगता है, वैसे मैंने सुना है कि वो बोर्डिंग स्कूल से पढ़ी है। मैंने ये भी सुना है कि विनचेस्टर के यंग मार्क्वेस के भी बहुत क्लोज हैं। और उसके अंकल हंस कर कहते हैं, हाँ हाँ, आपको इस हिस्से के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि विनचेस्टर की जो हमारे यंग मार्क्वेस है उनके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं। और उसके अंकल बातों में लगे हैं जबकि वो काउंट धीरे धीरे हमारी हीरोइन को बैड टच कर रहा है और हमारी हीरोइन काफी ज्यादा रही थी। और उसके अंकल आगे कहने लगते हैं, वो जन्म से ही ट्विंस बच्चों की फ्रेंड है। इसके अलावा मैं ही अपनी नीज की प्राइवेट लाइफ स्ट्रिक्टली मैनेज करता हूँ, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। वेनेसा जो काफी ज्यादा दुखी थी और हम देखते हैं वेनेसा की ड्रेस पर उस आदमी ने अपने गंदे हाथ लगाए हुए होते हैं जिससे उसकी ड्रेस भी गंदी हो चुकी है। और वो काउंट कहने लगता है हंसता हुआ, इस बात पर तो मैं तुम पर भरोसा करूंगा, आने वाले ऑटोमन में शादी का मौसम अच्छा रहेगा। और ये सुनकर हमारी वेनेसा को तो शॉक लग जाता है और उसकी आंखें खुली रह जाती है जैसे वो अपनी सांसें लेना ही भूल गई हो। और वो काउंट आगे कहने लगता है, हमारी तरफ से तैयारी करने के लिए ऑटोमन का समय बिल्कुल सही रहेगा। और उसके अंकल खुश होकर कहते हैं, हाँ हाँ, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। अब जब ये सारा हमारा बिजनेस मामले की बात है जिसे मैंने आपसे पहले मेंशन किया था। और हम देखते हैं हमारी हीरोइन कुछ कहने के लिए सामने की तरफ देखती है लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर वो दूसरी तरफ अपना सर घुमा लेती है जिससे वो अपना दिमाग कहीं और लगा सके। और उसकी आंखें एक चीज को देखने लगती है जिससे वो ब्लश करने लगती है और वो कोई और नहीं हमारा हीरो होता है जिसके साथ उसका आई कांटेक्ट होता है। वो भी अपनी ब्लू ओशन आईज से उसे देखे जा रहा था लेकिन हमारी वेनेसा उसकी आंखों को नहीं पढ़ पाती। वेनेसा उसकी और अपनी दूरी को महसूस कर रही होती है। वो कहीं और किसी और जगह बैठी है लेकिन उसका थियो उससे बहुत दूर जाकर खड़ा है। और हम थियो के फेस के रिएक्शन देखते हैं जिसकी आंखें वेनेसा को बस देखे जा रही है जैसे उसे अपनी आंखों में वो उतारना चाहता हो। जो भी हमारी हीरोइन चाहती है वो सब करना चाहता हो लेकिन वो अपने आप को रोक रहा हो। शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बादल जो पूरे रेड हो रखे थे क्योंकि शाम का समय होता है, आसपास शांति होती है और हमारा थियो अपना काम करके वापस जा रहा होता है जैसे आज के लिए बहुत कुछ सह चुका हो। और उसे पीछे से आवाज आती है, रिवर रोथ। ये सुनकर उसका ध्यान पीछे की तरफ खिंचता है और वो मुड़कर पीछे की तरफ देखता है और हम देखते हैं वेनेसा उसके पीछे खड़ी होती है और काफी हाफ रही थी और कहती है, मुझसे थोड़ी देर बात कीजिए। वो देख लेता है कि वो वेनेसा है और उसे देखकर वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है जबकि हमारी हीरोइन तो उसे फॉलो कर रही है। और वो कहता है, मुझे नहीं लगता कि हमारे पास बात करने के लिए कुछ और बचा है। और वो पीछे से चिल्लाती हुई हाफती हुई कहती है, रिवर चलो दोबारा करते हैं। और हमारे हीरो को जैसे ये बात समझ ना आई हो वो सुनता है और अपना सर नीचे कर लेता है और कुछ सेकंड के लिए सोचता है। और हम देखते हैं हमारी हीरोइन साइड से निकलकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई है और वो वहीं पर रुक जाता है, उसे देखकर कहता है, क्या? और वो हाफ रही होती है, उसका फेस पूरी तरह से रेड हो चुका होता है। उसकी आंखें भी हमारे थियो से मिलती है और वो ब्लश करने लगती है। कुछ सेकंड के लिए वो भी उसे बस देखती रह जाती है। उसे काफी डीपली देख रहा होता है और इंतजार करता है कि वो कुछ कहेगी। और वो कहती है, मेरा मतलब वो किस। और हमारा हीरो कुछ भी रिएक्शन नहीं देता और हमारी हीरोइन अपने कदम थोड़े आगे बढ़ाने लगती है और कहती है, वो
वो किस और वो ब्लश करते हुए हमारे हीरो के क्लोज आ जाती है और कहती है इस बार मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अच्छे से करूँगी। और आसपास काफ़ी शांति होती है और देखकर ऐसा लगता है जैसे हमारे हीरो को इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी और वो उसे गुस्से से घूरने लगता है और वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है उसे इग्नोर करके और कहता है क्या इसे दोबारा करने से कुछ बदल जाएगा? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मैं तुम्हारी तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं हूँ। ये सुनकर वेनेसा अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाती है और घबराती हुई कहती है वेट। वो थियो की शर्ट को पीछे की तरफ खींचने लगती है जिससे कि वो रुक जाए और वो शर्ट छोड़कर उसका हाथ पकड़ लेती है। थियो टेढ़ी नजर से उसे देख रहा होता है। वो उसे देखती हुई कहती है मेरी काउंट रोडन के साथ वेडिंग तय हो चुकी है और ओटोमन में सच में मेरी उससे वेडिंग सेरेमनी होगी। और ये सब बोलते हुए हमारी हीरोइन का हाथ कांप रहा होता है और हमारा हीरो उसके हाथ को महसूस कर रहा होता है जो कांप रहा था। थियो उससे कहने लगता है अगर तुम इतनी ही डेस्परेट हो तो तुम मुझे परेशान करने के बजाय बाहर जाकर किसी आदमी को खरीद सकती हो। वेनेसा धीरे धीरे पूरी तरह से कांपने लगती है और वो एक जगह ही रुक जाती है और कहने लगती है मेरा बाहर जाना पूरी तरह से मना है, कम से कम कैसल के अंदर निगरानी थोड़ी कम सख्त है। ये सुनकर थियो कहने लगता है तो कैसल के अंदर किसी को लाओ जिससे कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और वेनेसा ये सुनकर कहने लगती है कैसल में आने जाने की इजाजत जिस किसी को भी है वो मेरे अंकल के यहाँ काम करते हैं। वो आगे कहने लगता है तो फिर तुम्हें बस यहाँ से भाग जाना चाहिए बहुत दूर। वेनेसा कहने लगती है मेरे पेरेंट्स को यहीं पर आसपास दफनाया गया है और उनकी देखभाल करने के लिए अब सिर्फ मैं ही अकेली बची हूँ। वेनेसा ने अभी भी थियो का हाथ थाम रखा था और थियो उसकी तरफ पीछे देखकर कहने लगता है तुम अपने मरे हुए पेरेंट्स के लिए यहाँ रहकर हर तरह का अपमान सहने को तैयार हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे स्कैंडल को हाई सोसाइटी का गपशप बना दिया जाए। ये सुनकर हमारी वेनेसा हैरानी से उसकी तरफ देखती है और थोड़ी नर्वसली कहती है क्या इत्तेफाक से आपको मैं याद नहीं हूँ? जब हम बच्चे थे तब हम हर समय साथ खेला करते थे। थियो उसकी ओर देखता है और गहराई से सोचने लगता है और मन में कहता है अगर मैं इस पॉइंट पर इसे बता दूं कि जिसे वो समझ रही है मैं वो लड़का नहीं हूँ, लेकिन अगर मैंने उसे पूरा सच बता दिया। देखते हैं हमारी हीरोइन काफी कॉन्फिडेंट के साथ उसकी चमकती हुई आंखों के साथ उसे देख रही थी जिससे कि पता चलता है कि वो पीछे नहीं हटने वाली। यही कॉन्फिडेंट देखकर हमारे हीरो के दिमाग दौड़ता है और वो मन में कहता है अगर मैं इसे सच बता भी दूं तो ये वुमेन जो रियल वाला रिवर रोथ है उसके पास दौड़ के चली जाएगी। वो यही इमेजिन कर रहा होता है और कहता है बिल्कुल यही प्रपोजल वो उसके सामने दोहराएगी और वो सीधा साधा ना समझ रिवर रोथ तो बस मान जाए। और हमारे हीरो के तो गूज़ बम्स आ रहे होते हैं क्योंकि हमारी हीरोइन ने अभी तक भी उसका हाथ थाम रखा है और हमारा थियो बस उसे देखे जा रहा था जैसे वो उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। वेनेसा कहने लगती है मैं जानती हूँ कि ये प्रपोजल आपको बहुत अपमान करने जैसा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपसे बार बार यही इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप पूरी तरह से एक आउटसाइडर हैं। और वेनेसा आगे कहती है मैंने सोचा था कि अगर आप किसी स्कैंडल में फंस भी गए तो इससे आपको कोई भी बड़ा झटका नहीं लगेगा, आप कुछ भी नहीं गवाओगे क्योंकि आप एक नोबल नहीं हो, इसलिए आपके पास होने के लिए कोई ऑनर कोई मान सम्मान नहीं है। ये सुनकर हमारा हीरो तो स्माइल करने लगता है। सच्चाई तो वो जानता है और वो कहता है अगर मैं कोई नोबल होता तो तुम क्या मेरे सामने ये प्रपोजल नहीं रखती। वेनेसा कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाती है जैसे वो कुछ सोच रही है और घबरा कर नीचे की तरफ देखने लगती है और कहती है हाँ अगर मेरे पास इस स्कैंडल में फंसा हुआ कोई भी आदमी नोबल होता तो उसके पास पैसा ऐंठने की दौलत होती। और वो अपने अंकल को इमेजिन करती है जो उसे बैलेंस वाले इस तराजू में तोल रहा है और वो आगे कहने लगती है तो मेरे अंकल किसी भी तरह मुझे जबरन उसके सर पे मरने की कोशिश करती, मतलब उससे जबरदस्ती शादी करा देती। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती और ना ही मैं किसी भी मैरिज में बनना चाहती हूँ और ना किसी के अधीन होना चाहती हूँ। और ये सारी बातें हमारा हीरो तो उसकी बड़े ध्यान से सुन रहा था और वो कहने लगती है मैरिज तो सच में मीनिंगलेस है। हमारे थियो की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, वो उसे खोने लगता है और वो कहती है आगे जब तक कि हमें प्यार किसी ऐसे इंसान से ना हो जिससे आप सच में प्यार करते हो। और हमारा हीरो ये बात सुनकर तो बस उसे देखता ही रह जाता है। वेनेसा कहती है एनीवे मैं आपकी छुट्टियों को बर्बाद नहीं करूंगी और ना ही मैं आपके लिए कोई मुसीबत बनूंगी। ये स्कैंडल आपके जाने के बाद सामने आएगा और सबका ध्यान सिर्फ मेरे ऊपर ही होगा। और हमारी हीरोइन ने तो अभी तक भी उसका हाथ नहीं छोड़ा है और कहने लगती है
रिवर और वो उसके हाथ पर अपना वेट डालने लगती है, जैसे वो उसे फोर्स कर रही है एक हाथ पे, और कहती है ये सिर्फ इस समर का मौसम है, एक ऐसा मौसम जो वैसे ही सिर्फ एक सीजन के लिए फेड हो जाता है। ये सुनकर हमारा हीरो तो सोचने पर मजबूर हो जाता है और वो कहता है मेरे पास 3 ऑप्शन है। मैं इस वुमेन को एक कॉमनर की तरह अपना लूं या एक ड्यूक के रूप में उसे दलदल से बाहर निकालूं। और हमारा हीरो तो बस घूरे जा रहा था हमारी हीरोइन को, और आगे कहता है फिर इस वुमेन के प्रपोजल को इग्नोर करके अपनी परफेक्ट समर वेकेशन को यहीं पर एंड कर दूं। आंसर तो क्लियर और सिंपल है। उसको देख रहा था और मन में कहने लगता है मैं अभी भी कुछ समय यहाँ पर इस नियमों से परे वाले इस लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। हमारा थियो तो हमारी हीरोइन को काफी बुरी तरह से घूर रहा होता है और कहने लगता है मन में और ये वुमेन मेरी पहली पसंद बनने के लिए काफी है। और हम देखते हैं हमारी वेनेसा तो सच में बड़ी प्यारी लग रही थी उसे ऐसे देखते हुए। अचानक से बहुत तेज आवाज आती है रिवर, और ये हमारी हीरोइन होती है। उसकी आवाज से तो आसपास के पंछी भी उड़ने लगते हैं। और हमारा रिवर तो अपने सेंस में वापस आता है क्योंकि वो इतनी गहराइयों में जो चला गया था, और वो कहता है क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। हम वेनेसा को देखते हैं जो पूरी तरह से कांप रही थी और आंखों में उसके आंसू होते हैं, और वो कहती है मेरी 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 बैक पर। और वेनेसा सांस नहीं ले पा रही थी। हमारा हीरो से कहता है धीरे धीरे बोलो और आराम आराम से सांस लो, चलो आराम से सांस लो। और वो नीचे बैठ जाती है हमारे हीरो के हाथ को खींचते हुए और कहती है मेरी कमर पे स्पाइडर है। और थियो तो उसे कंफ्यूजन के साथ देख रहा था और वो कहती है मेरे बैग पे एक स्पाइडर है और वो मेरे कपड़ों के अंदर चल रही है। वेनिसा डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है और हमारा हीरो उसका हाथ छोड़कर उसकी बैग की तरफ जाता है और झांकते हुए देख रहा होता है। वो कांपती है, उसके बालों के बीच कुछ दिखता है। वो होती है एक ब्लैक कलर की स्पाइडर। और हमारी हीरो की आंखें तो देखती रह जाती है क्योंकि वो हमारी हीरोइन के बालों के साथ साथ कुछ और भी देख रहा था। उस स्पाइडर के साथ तो हमारी हीरोइन की प्यारी सी सॉफ्टली बैक भी दिख रही थी। वो पीछे की तरफ आंखों में आंसू लिए देखकर कहती है क्या क्या तुमने उसे हटा दिया, उस स्पाइडर को तुमने हटा दिया। हमारा हीरो कोई रिएक्शन नहीं देता, बस शांति से एक जगह खड़ा होता है जैसे वो पीछे की तरफ सब निहार रहा। और हम दूसरी तरफ देखते हैं वही स्पाइडर नीचे की तरफ चल के जा रही होती है क्योंकि शायद वो अपने आप ही नीचे गिर जाती है। हमारा हीरो तो शांति में खड़ा हुआ उसके पीछे देख रहा था और हमारी हीरोइन डर से कांप रही थी। वो उसे देखकर कहने लगता है वेल, मुझे लगता है कि तुमने अपने बालों को ही गलती से स्पाइडर समझ लिया। वेनेसा का चेहरा पूरी तरह से लाल होता है और वो अभी भी कांप रही थी और वो उसकी ओर देखकर कहने लगती है तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने ढंग से देखा है? प्लीज फिर से ध्यान से देखिए, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मुझे लगता है कि वो मेरे कपड़ों के अंदर घुस गई है। हमारा थियो उसे बस देखता रहता है और टच नहीं करता और कहता है क्या तुम चाहती हो कि मैं अपना हाथ तुम्हारी ड्रेस के अंदर डालकर चेक करूं? और हमारी हीरोइन डरती हुई कहती है हाँ मैं चाहती हूँ, क्या आप मेरे लिए ऐसा करेंगे? और हमारा थियो सोचने लगता है और देखता है उसकी हालत और मन में कहता है मैं सोच रहा हूँ कि क्या ये इसकी कोई नई चाल है या फिर ये पूरी तरह से ये भोली है, बिल्कुल ना समझे। और हमारा हीरो धीरे धीरे उसकी बैग की तरफ मुड़ने लगता है क्योंकि वो छू रहा है उसकी बैग को और जहाँ पर वो स्पाइडर थी शायद उसने काट लिया। सेम जगह पर वो अपनी फिंगर लगाता है जिससे कि हमारी हीरोइन को थोड़ा आराम मिलता है और वो मन में कहता है ये वुमेन जो भी है। और हम देखते हैं हमारी हीरोइन तो उसके केवल एक टच से ही पूरी रेड हो जाती है और वो काफी हॉटनेस फील कर रही होती है। और हमारा हीरो कहता है वेनेसा हमें क्या करना चाहिए इस रफ्तार से तो। और वो धीरे धीरे अपना हाथ उसके बैग की साइड अंदर लेके जा रहा था और इस तरह से वेनेसा पूरी तरह से कांपने लगती है उसी टच से। और हमारा हीरो उसके करीब आ जाता है और कहता है मैं श्योर नहीं हूँ। और हमारे हीरो ने तो उसे कमर से पकड़ रखा था जहाँ पर वो उसके चेक कर रहा था। हमारी हीरोइन अचानक से उसे इतना क्लोज देखकर घबरा जाती है, उसे काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है। और अचानक हम एक मिट्टी में पड़ा हुआ रिबन देखते हैं और आवाज़ आती है और हम देखते हैं हमारा हीरो तो पीछे की तरफ हमारी हीरोइन से काफ़ी ज़्यादा क्लोज होता है और हमारी हीरोइन कहती है ओ रिवर। वेनेसा काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही होती है बिकॉज हमारा हीरो उसके कान के काफ़ी क्लोज होता है जिससे वेनेसा पूरी तरह से ब्लश करने लगती है और वह कहती है हाँ नहीं यहाँ पर नहीं। और हमारा हीरो तो पैशनेटली उसके बालों की फ्रेग्रेंस सूंघ रहा था और धीरे धीरे उसकी बैग को टच कर रहा था और कहता है
तुम जिस स्पाइडर को ढूंढ रही हो वो पहले ही जा चुकी है वेनेसा। और हमारा हीरो आगे की तरफ हमारी हीरोइन को देखते हुए कहता है, क्या हमें यहाँ पर रुक जाना चाहिए? हमारी हीरोइन हमारे हीरो को देख रही होती है और ब्लश करते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेती है, जैसे उसने अपने आप को उसके हाथों सौंप दिया। हमारा हीरो तो उसे बैक से टच कर रहा होता है और हमारी हीरोइन कहती है नहीं, और उसके अंदर पता नहीं किसकी आत्मा आ जाती है और वो कहती है प्लीज करते रहो। बेशक वो ये सब करते हुए काफी झिझक रही थी, हमारा हीरो उसे देखने लगता है जैसे वो उसके मन को पड़ चुका है और वो अचानक से वेनेसा को उस फ्लोर पे लेटा देता है, जिससे कि हमें वेनेसा के केवल बाल दिख रहे होते हैं जो घास पर गिरे हुए होते हैं, क्योंकि हमारे हीरो हीरोइन तो इंटीमेट होने स्टार्ट हो चुके हैं। दोनों काफी क्लोज होते हैं एंड किसिंग कर रहे होते हैं। वेनेसा अपने मुंह पर हाथ रख लेती है ब्लश करती हुई और मन में कहती है कब कब रिवर रोथ इतना बड़ा हो गया, और उसे हिचकी आ रही होती है बिकॉज हमारा रिवर तो कहीं और ही लगा हुआ है, उसकी इंटेंशन कुछ अलग ही है। हमारी वेनेसा तो अपने आप को कंट्रोल करती हुई अपने फेस पर हाथ रख लेती है, क्योंकि हमारा हीरो बहुत अलग चीजें कर रहा होता है और वो मन में कहती है ये बचपन से बिल्कुल डिफरेंट है, और वो बचपन वाले को फिर दोबारा बड़े वाले के साथ कंपेयर कर रही होती है। हमारा हीरो कहता है वेनेसा ये कैसा था, और हमारी हीरोइन जो फील कर रही थी वो बस शर्म से लाल हो जाती है, उसकी तरफ देखती है, वो उसे देख रहा होता है और कहता है क्या तुम्हें भरोसा है कि ये हमारी समर वेकेशन खत्म होने तक तुम रोते हुए मुझसे लिपटने नहीं लगोगी? हमारी हीरोइन कुछ सेकंड तक उसे देखती है और कुछ सोचती है ब्लश करती हुई, और उसे अपनी तरफ खींच लेती है और कहती है तुम इस बात पर बेट लगाना चाहोगे? और वो ये बात काफी कॉन्फिडेंटली कह रही होती है। हमारा हीरो तो हैरान हो जाता है उसके इस मूव को देखकर। वेनेसा अगेन कहने लगती है क्या तुम इस बात पर शर्त लगाना चाहोगे कि अंत तक कौन किसके पीछे भागेगा? और हमारा थियो स्माइल करता है जैसे वो समझ चुका है कि वो क्या करना चाह रही है, उसे अपनी बातों का आंसर मिल चुका है और वो सीधे बैठ जाता है और कहता है मुझे कोई भी बच्चा नहीं चाहिए। ये मूव देखकर हमारी हीरोइन तो बस शांति से पुतले की तरह पड़ी होती है और वो कहता है मेरी बॉडी कैपेबल नहीं है बच्चा करने के लिए। हमारी हीरोइन थोड़ी सी इरिटेट होकर कहती है क्या बायोलॉजिकली? और हमारा हीरो टेढ़ी नजर से उसे देख रहा होता है जैसे वो भी सब जान रहा है कि वो क्या कहलाना चाहती है। वो कहने लगता है चलो इस क्यूरियोसिटी को धीरे धीरे शांत करते हैं, अगर तुम इस बात से सहमत हो कि तुम्हें कोई बच्चा नहीं मिल पाएगा। और वो उसके सर को छूता है कि हमारी हीरोइन दोबारा ब्लश करने लगती है और वो कहता है तो फिर हम कुछ समय के लिए एक दूसरे के साथ इंजॉय कर सकते हैं, और इस तरह के बिहेव से तुम्हारी बची कुची जो रेपुटेशन है थोड़ी खराब जरूर हो सकती है। वेनेसा तो शांति से बस उसकी ओर देख रही थी और उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। हमारा हीरो तो उसके साइड में लीन होकर सारी बातें कर रहा था। वेनेसा दिमाग में कुछ सोचने लगती है और बस उठकर बैठने लगती है और कहती है चिल्लाकर तो फिर मेरे पास एक कंडीशन है जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। वो ये काफी अनोइंग वे में कह रही होती है। हमारा हीरो से शांति से देखता है और वो कहती है कि हम एक दूसरे के साथ काफी इंजॉय कर रहे हैं तो, और वो अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाती है जैसे वो उससे प्रॉमिस लेना चाहती हो, और वो कहती है जबकि हम एक दूसरे के साथ इंजॉय कर रहे हैं तो हमें एक दूसरे के साथ फेथफुल रहना होगा, एक दूसरे के साथ ही हमें टाइम स्पेंड करना होगा, और मैं चाहती हूँ कि तुम ये सब चीजें सीरियसली लो, तुम इन सारी बातों को मजाक की तरह ना लो या कुछ ऐसा जिसे हम कुछ मुलाकातों के बाद आसानी से फेंक दिया जाए। ऐसा कोई रिश्ता मुझे भी नहीं चाहिए। तो उसकी ये सारी बातें आराम से सुन रहा था और महसूस कर रहा था जैसे उसे भी ये सब कुछ समझ आने लगा है। वेनेसा फुल कॉन्फिडेंट के साथ कहने लगती है बल्कि इस तरह जैसे कि हम सच में एक दूसरे के लवर्स बन चुके हैं। थियो ये बात सुनकर उसे देखता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और थम सा जाता है और कहता है ऑल राइट स्माइल करते हुए, और अपना हाथ उसके हाथ में थाम देता है और कहता है ठीक है। हमारी वेनेसा उसकी ये नोटी स्माइल देखकर जैसे कि वो समझ चुकी है कि वो भी बिल्कुल रेड फ्लैग है, और वो ब्लश करने लगती है और वो शर्म से अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लेती है। हमारे हीरो को कुछ समझ नहीं आता कि अभी ये क्या हुआ था, क्योंकि वो अपना फेस भी दूसरी तरफ कर लेती है छुपाने के लिए और कहती है तुमने अभी मुझसे पूछा था अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ, है ना? हमारी हीरोइन काफी कॉन्फिडेंटली कहने लगती है
गोट की स्वैर खाती हूँ। मैं कसम खाकर कहती हूँ, अगर मैं मर भी जाऊँ तो मैं वो पहली नहीं होंगी जो तुम्हें प्यार का इजहार करूंगी और आई लव यू कहूंगी। ये बोलकर वो अपनी नजरें उससे चुरा कर ही रखती है और उसका रिएक्शन देखने के लिए धीरे धीरे उसकी तरफ देखने लगती है। और हमारा हीरो जो उसे बस खोले जा रहा था और कहता है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। और स्माइल के साथ कहने लगता है, उसे परेशान करते हुए, भले ही मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता। और उसके कंधे को छूते हुए कहता है, तो फिर वेनेसा, क्या हम अपना पूरा करें जो हमने शुरू किया था। वो उसके कान के पास आकर मन में सोचने लगता है, वेनेसा, साइरन समरटन ने कहा था कि समर वेकेशन छोटी होती है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से साउथ की समर वेकेशन भयानक रूप से बहुत लंबी चलने वाली है। थियो मन में कहने लगता है, इतनी लंबी कि एक आधे खिले हुए कच्चे गुलाब को भी पूरी तरह से घनी चाहत के साथ खिला दे और वो खिल जाए। और वो उसके बालों को छूते हुए उसे किस करने लगता है और हमारी हीरोइन भी फुल फील में आ जाती है और उसे पुल करने लगती है अपनी तरफ। और हमारा थियो मन में कहता है, तो वेनेसा, तुम ऐसी शर्त लगानी नहीं चाहिए थी जिसे तुम हारने वाली हो। सो गाइस, ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में सब जरूर बताना और फेवरेट पार्ट भी जरूर बताना। नेक्स्ट एपिसोड 1-2 दिन बाद मैं डाल दूंगी। इससे पहले मैं ब्राइड ऑफ द सेंचुरी वाला एपिसोड डालने वाली हूँ नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच एंड बाय।